good morning to all of you. I'm Dr. Mehreen, going to conduct this session for the students of class 10th in history. Today, I'm going to take up your chapter number 6 entitled Post-Independence Era, Jammu and Kashmir on the Path of Modernization. Basically, in this chapter, we will shift our focus from global histories, or you can say from worldly context to the regional history. मतलब अभी तक हमने डिफरेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट स्टडी किए इन वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में या नेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, बट इस चैप्टर में हम अब रीजनल हिस्ट्री पर फोकस करेंगे. दैट इज़ वी हैव टू स्टडी particularly about Jammu and Kashmir in this chapter. Also, in this chapter, we are going to discuss about socio-economic changes that occurred in Jammu and Kashmir between 1947 to 63. Because हमें ये अच्छे से पता है कि हिस्ट्री चाहे वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करनी हो या रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें इन सब की स्टडी करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम एक डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं. तो इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ पिलर्स पर डिपेंड होना पड़ता है. वो 3 मेन पिलर्स हैं. द पॉलिटिकल सिचुएशन और द पॉलिटिकल कंडीशंस उस पर्टिकुलर रीजन की, किसी भी जिस भी हम रीजन को पढ़ रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ का सोशल सेटअप कैसा था, किन किन बातों पर निर्भर करता था, ये सब बातें जो हैं हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है. सो इन दिस चैप्टर वी नीड टू फोकस ऑन सर्टन things which primarily involves governance, plant economy, state building, agrarian reforms, education and health sectors and other developmental programs that were initiated under the Naya Kashmir Manifesto. The chapter further shows how these developmental activities were initiated by Sheikh Mohammed Abdullah were actually given a practical shape during the time of Bakshi गुलाम मोहम्मद. सबसे पहले हम देखेंगे कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो क्या था बेसिकली. सो अगर हम अभी प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें, दैट इज़ 1944 की, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा था, स्पेशली यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध पॉलिटिकल पार्टी थी. तो देखिए होता क्या है. ऑन सितंबर 29, 1944, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द देन most popular political party of the state, adopted the Naya Kashmir Manifesto in a meeting of the political activists of the party at Sopur. 29 सितंबर 1944 को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें नया कश्मीर मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है. इट वॉज बेसिकली ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड cultural reconstruction of the region. BPL Bedi was considered as the author of the manifesto. The manifesto was divided into 2 parts. One dealing with the constitution of the state and other with the national economic plan. इस डॉक्यूमेंट को बनाने में या फ्रेम करने में जो मेन मोटिव्स थे कि जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो कैसा होगा, सोशो इकोनॉमिक सेटअप किस तरह के होंगे और कल्चरल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी या होनी चाहिए, यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में जिससे पूरी की पूरी स्टेट समृद्धि की तरफ अग्रसर हो सके. तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये प्रोसेसेस इनिशिएट तो हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पर, बट इन सब को ज़्यादा प्रैक्टिकल शेप मिली in 1956 during the time of Bakshi Ghulam Muhammad, the second Prime Minister of Jammu and Kashmir state.
Now we have to study about the end of the Dogra rule and the establishment of new government in Jammu and Kashmir. मतलब अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि किस तरह से डोगरा रूल का अंत हो जाता है और नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है जम्मू एंड कश्मीर में। पर ये सब स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आएंगे। जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये अच्छे से पढ़ रखा है कि किस तरह से डोगरा डायनेस्टी का रेन पीरियड स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी एडी में जम्मू एंड कश्मीर में, और महाराजा गुलाब सिंह वाज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनके बाद महाराजा रणधीर सिंह, देन महाराजा प्रताप सिंह, देन फाइनली महाराजा हरि सिंह हैज़ असेंडेड द थ्रोन in 1925 AD। लेकिन इस चैप्टर में हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो है 1947 से 63 तक का। ओके, नाउ होता क्या है, आफ्टर द असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया इन 1947, महाराजा हरि सिंह अपॉइंटेड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज द हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए क्या होता है, जब 1947 में जम्मू एंड कश्मीर का असेशन हो जाता है भारतवर्ष के साथ, उसके बाद महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हेड बना देते हैं इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी जो स्टेट थी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाने के लिए, उसको सही तरीके से फंक्शन करने के लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्हें हेड बनाया जाता है इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का। मींस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक्टेड एज चीफ इमरजेंसी ऑफिसर टिल 5th March 1948 when the Maharaja appointed him as Prime Minister of the state। मतलब 5th March 1948 तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो JNK के प्रधानमंत्री बन गए। अब आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक देश के ही होता है, तो यहाँ हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम प्रधानमंत्री का वर्णन क्यों दे रहे हैं। देखिए, हमने जैसे अभी बात की कि उस टाइम पर जैसा था कि JNK की जो स्टेट मशीनरी थी उसको अच्छे से चलाने के लिए यहाँ कुछ नए नए प्रोविजंस लाने पड़े, नए नए नियमों का निर्माण हुआ जो कि उस समय के लिए बहुत उपयुक्त थे। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उसी का एक भाग था। सो फाइनली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट on 25th March 1948। Moreover, in June 1949, Maharaja Hari Singh handed his power to his son Yuvraj Karan Singh, who subsequently became the first Sadr-e Riyasat of the state in 1952। 1949 में क्या होता है, महाराजा हरि सिंह अपनी जितनी भी उनके पास जितनी भी अब पावर रह गई थी एज ए महाराजा, वो क्या करते हैं, अपने बेटे करण सिंह, युवराज करण सिंह को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से एक नई पोस्ट का निर्माण होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 1952 में, जिस पोस्ट का नाम था सदर रियासत। एंड जो युवराज करण सिंह थे, ही वॉज बिकम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ द स्टेट। एंड फाइनली बख्शी गुलाम मोहम्मद बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 1953 आफ्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो यहाँ तक हमने बात की 1947 ऑनवर्ड्स जो पॉलिटिकल सिनेरियो था जम्मू एंड कश्मीर का। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो जम्मू एंड कश्मीर में हुए आफ्टर 1947। जिस तरह हमने पहले भी बात की, किसी नेशन के लिए या किसी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बहुत हद तक बेस्ड होती है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर यू कैन से।
उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने पड़े। तो इनमें अब हम स्टडी करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जो उस टाइम पर लाए गए। साथ ही साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नया कश्मीर या न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो की बात की थी, तो उसी के अंतर्गत हम सब ये देखेंगे उसके प्रोविजंस किस तरह से फुलफिल होने लगे न्यू गवर्नमेंट के आने के बाद। First of all, in 1948, the government headed by Sheikh Mohammed Abdullah abolished Jagirs, Muafiz and Mukarris. 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जागीर्स और मुआफिज को समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये जागीर क्या थी। Jagir was basically a land grant given by a state to an individual in lieu of services the individual held right to collect revenue from the land. जागीर एक तरह से लैंड ग्रांट होती थी, मतलब स्टेट लैंड का वो पार्ट जो कि स्टेट ऑफिशियल्स या स्टेट में जो काम करते थे उन्हें दिया जाता था, इसके एवज में या इसके बदले जो वो स्टेट के लिए सर्विसेज परफॉर्म करते थे। इसलिए मोर ओवर उन इंडिविजुअल्स को या ऑफिशियल्स को ये राइट दिया जाता था कि वो उन लैंड से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। Moreover, Muafiz was a land grant exempted from payment of land revenue given by state to an individual or religious प्लेस। मुआफिज वो लैंड ग्रांट होती थी या स्टेट लैंड का वो पार्ट जो किसी रिलीजियस काम के लिए यूज़ आ रहा हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, या यूँ कहें कि उसे टैक्स मुक्त कर दिया जाता था। अब JNK की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इन्हीं सब को ही एबॉलिश कर दिया। Also, in the same year, to tackle the shortage of food grains in the region, the government launched the Grow More Food scheme to bring cultivable wastelands under cultivation by allotting land to the landless पेजेंट्स। अब देखिए होता क्या है, हर एक स्टेट में जो लैंड होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। लाइक कल्टीवेबल लैंड जहाँ खेती बाड़ी होती है, जहाँ एग्रीकल्चर होता हो या जहाँ से वेजिटेशन उगाई जाती हो, वो कल्टीवेबल लैंड की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ हम देखें तो वेस्टलैंड वो लैंड होता है या ऐसी ज़मीन होती है जिस पर खेती बाड़ी नहीं की जाती और उसे वेस्टलैंड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो उस टाइम पर भी फूड ग्रेन्स या अनाज की कमी ना हो जाए, इसलिए स्टेट में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था ग्रो मोर फूड, जिसके अंतर्गत वेस्टलैंड एरियाज़ को भी अंडर कल्टीवेशन लाने को कहा गया और वो लैंड पेजेंट्स को बड़े पैमाने पर दे दी जाती थी कल्टीवेशन के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाई जा सके और स्टेट में फूड ग्रेन्स की मात्रा में कभी कोई कमी ना हो। Now, the most important phase of land reforms was introduced in 1950 by passing of the Big Landed Estates Abolition Act 1950. Through this act, landlordism in the state was abolished by transferring land to the tiller. This act was also called as the Magna Carta of the peasant rights in the state. अब देखिए कि ये बिग लैंडेड स्टेट एबोल्यूशन एक्ट 1950 था क्या एक्चुअली। ये एक्ट उस टाइम पर क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि लैंडलॉर्डिज्म की एक जो प्रथा हमारी स्टेट में चल रही थी, बेसिकली उसे समाप्त करने की कोशिश की गई। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते थे एक्चुअली वही तो मालिक होते थे लैंड के, पेजेंट्स को या जो वहाँ पर खेती करते थे उन्हें वो अपने हिसाब से मेहनताना देते थे। तो इस प्रकार जो फार्मर था या जो पेजेंट्स था वो पूरी तरीके से मेहनत करता था, लेकिन एंड में वो गरीब ही रह जाता था। मोर ओवर
उन लैंड्स पर तो लैंडलॉर्ड्स का ही हक होता था, पर अब इस एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम लैंड टू द टिलर की बात की गई। मतलब अब क्या होता है, जब ये एक्ट लगा तो गवर्नमेंट के पास जो राइट था कि वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को कभी भी कन्फिस्केट कर सकते हैं, कभी भी उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है वो फार्मर को अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं इस एक्ट के चलते। तो इस एक्ट में उसे यूज़ किया गया। मतलब जो मेहनत करेगा, जो कल्टीवेशन उस पर्टिकुलर लैंड पे करेगा, उसे ही जो गवर्नमेंट है, उसे ही जो स्टेट है, वो लैंड उसको दे दिया जाएगा। ऑल्सो इस एक्ट के आने के बाद जब लैंडलॉर्ड्स का होल्ड या यूँ कहें कि पोजीशन अब धीरे धीरे जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उस टाइम पर डेटोरिएट होने लगी, और पेजेंट्स अपने आप में अब एक बहुत ही सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करने लगे इस एक्ट के आने के बाद। फिर हम देखेंगे कि व्हाट वाज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ दीज लैंड रिफॉर्म्स। These land reforms ended the privilege of the landlords। सबसे पहले जो हमारी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लैंडलॉर्ड्स जो प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रॉपर्टी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। Secured the position of the peasants। इन लैंड रिफॉर्म के आने से अब पेजेंट्स की, फार्मर्स की कहीं ना कहीं जो पोजीशन थी वो एक सिक्योर होने लगी, एंड रिस्टोर्ड हिज कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ द लैंड। इन लैंड रिफॉर्म्स के आने के बाद जो अब पेजेंट था उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होने लगा, क्योंकि अब वो उस प्रॉपर्टी का धीरे धीरे मालिक बनता जा रहा था। ये तो थी लैंड रिफॉर्म्स की बात, या लैंड रिफॉर्म्स के आने के बाद JNK की उस समय की स्थिति पर क्या क्या प्रभाव हुए। लेकिन अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे पॉलिसीज़ related to the expansion of agriculture in Jammu and Kashmir state in that particular time। एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स लगाए गए। डिफरेंट तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, जो जहाँ पे खेती हो रही थी वहाँ पर डिफरेंट इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। Moreover, separate department was established out of the Public Works Department organization। Irrigation was first given priority consequently during first, second and third 5-year plans। इससे हुआ क्या? As a result of these measures, the average annual growth rate of food production increased from 82.56 lakh mounds in 1951-52 to 166.10 lakh mounds in 1964-65। जब एग्रीकल्चर की तरफ स्टेट का ध्यान जाने लगा, उसके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ बनने लगी, जिसमें एग्रीकल्चर जो इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स थे वो नंबर 1 पर थे। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कि दुगनी तिगनी जो है प्रोडक्शन बढ़ने लगी। इससे जो है पूरी की पूरी स्टेट को इन लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा हुआ। Now we will have to discuss about the infrastructural developments, particularly about roads and buildings। The construction of roads and buildings received huge impetus after 1947, especially under the government of बख्शी गुलाम मोहम्मद। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी रोड्स थी या इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, उनकी कंस्ट्रक्शन होती है जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर 1947 के बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। लाइकवाइज इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग कॉलोनीज, स्टेडियम्स एट्सेट्रा बनाए गए। Further, in order to
bridge up the rural-urban divide, the city's bus service was initiated by him, which connected the towns and villages. अब क्या होता है, सिटी बस सर्विस को इनिशिएट किया जाता है ताकि जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द विलेजेस एंड टाउन्स, जो उनके बीच में एक गैप है, उसको किसी तरीके से कवर किया जा सके, इसलिए सिटी बस सर्विस को इनिशिएट किया गया. All these developmental activities give boost to tourism and fruit industries. इन सब एक्टिविटीज़ से जो टूरिज़्म सेक्टर था और जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री थी उसको बूस्ट मिलता है. इससे स्टेट का अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उत्पन्न होने लगी स्टेट में उस दौरान. मोरओवर, अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पर, दैट इज़ आफ्टर 1947, तो डेफिनेटली उस पीरियड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था, या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी ग्रोथ, उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिली. लाइक industrial estates were established at Gandhinagar, Jammu, Barzila, Srinagar एंड अनंतनाग. और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गॉट इम्पेटस because of the training of artisans एंड क्राफ्ट्समैन. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को किस तरह से बूस्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पर लोगों को, आर्टिस्ट को या क्राफ्टमैन को ट्रेनिंग्स दी जाने लगी. किस चीज़ में? इन शॉल मेकिंग, कारपेट वीविंग, वुड कार्विंग एंड पेपर माशी, सिल्वरवेयर etc. So, in this session, we have discussed about the economic changes that have occurred in Jammu and Kashmir between 1947 to 63. Especially, we have learned about agrarian reforms, particularly about land reforms, activities related to agriculture expansion, etc. Also, we have tried to focus on the infrastructural development and industrial sector of Jammu and Kashmir state after 1947. Thank you very much.